आज हम इस वीडियो में एक ऐसे लेजेंडरी सिंगर और डांसर के बारे में देखने वाले हैं जो अपने 6 साल की उम्र में ही लाखों लोगों को अपना फैंस बना चुका था। उसके उम्र के साथ साथ उसके नाम और उसके सक्सेस भी बड़ी हो रही थी। नाम और सक्सेस के अलावा इसके कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती रही थी, लेकिन इसके इतने सारे कंट्रोवर्सीज होने के बाद भी आज तक इसके म्यूजिक और इसके डांस को बीट करने वाला कोई भी नहीं है और इसके म्यूजिक और डांस को भी आज तक पसंद किया जाता है और दुनिया में कई सारे लोग आज भी इसके फैंस हैं और इस लेजेंड का नाम है माइकल जैक्सन। तो आज हम इस वीडियो में माइकल जैक्सन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माइकल जैक्सन का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन है। माइकल जैक्सन का जन्म अगस्त 29, 1958 को गैरी, इंडियाना, यूएसए में हुआ था। माइकल जैक्सन का जन्म एक ब्लैक अमेरिकन फैमिली में हुआ था। माइकल जैक्सन के फादर का नाम जोसेफ जैक्सन और उनके मदर का नाम कैथरीन जैक्सन है। जोसेफ जैक्सन और कैथरीन जैक्सन के टोटल 9 बच्चे थे। उनमें से माइकल जैक्सन 7वें बच्चे हैं। माइकल जैक्सन के फैमिली 2 बेडरूम वाला घर में रहा करती थी। माइकल जैक्सन के बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था। माइकल जैक्सन के फादर जोसेफ जैक्सन एक एक्स बॉक्सर थे और वो यूएस स्टील में क्रेन ऑपरेटर का जॉब भी करते थे। उसके अलावा जोसेफ जैक्सन लोकल बैंड में गिटार भी बजाते थे। माइकल जैक्सन के मदर कैथरीन जैक्सन एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती थी और वो भी पियानो बजाती थी। यही से माइकल जैक्सन के फैमिली म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का वजह बना, क्योंकि उनके फादर और मदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। माइकल जैक्सन की फैमिली बहुत ही गरीब थी। माइकल जैक्सन अपने 5 भाई और 3 बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। माइकल जैक्सन के फादर जोसेफ जैक्सन अपने फिनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए अपने 3 बच्चों के साथ एक बैंड शुरू करते हैं जिसका नाम था द जैक्सन ब्रदर्स। उस बैंड में जैकी जैक्सन, टिटो जैक्सन और जेरमी जैक्सन शामिल थे। 1964 में जब माइकल जैक्सन 6 साल के थे तब माइकल जैक्सन और उनके बड़े भाई मार्लो जैक्सन उस बैंड में ज्वाइन होते हैं। माइकल जैक्सन और मार्लो जैक्सन उस बैंड में ज्वाइन होने के बाद उस बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 रखा जाता है। शुरू में ये बैंड छोटे छोटे क्लब्स में परफॉर्म करती थी। माइकल जैक्सन के फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। रिहर्सल करते वक्त वो बेल्ट के साथ बैठते थे। रिहर्सल में अगर कोई गलती होता है तो वो बेल्ट से मारते थे और वो बहुत ही बुरी तरीके से डांटते थे। It was like, do it like Michael, you know, and he practiced us with a belt in his hand. And if you miss a step, expect to be जोसेफ जैक्सन जैक्सन 5 बैंड को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। 1965 में जैक्सन 5 एक टैलेंट शो जीतती है। ये टैलेंट शो उनका पहला सक्सेस था। 1966 से 1968 तक जैक्सन 5 मिडवेस्ट का टूर करती है। वो स्कूल और लोकल क्लब्स में परफॉर्म करती है। माइकल जैक्सन के फादर इतने स्ट्रिक्ट थे उनके बैंड को लेकर कि वो अपने बच्चों को लगातार परफॉर्मेंस कराते थे। माइकल जैक्सन और उनके भाइयों को थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिलता था। वो एक जगह से परफॉर्म करने के बाद तुरंत दूसरे जगह में परफॉर्म करने के लिए भेज देते थे। माइकल जैक्सन कई बार रात भर परफॉर्म करते थे। माइकल जैक्सन ने कई बार अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि उनके फादर उनसे अपना बचपन छीन लिए हैं। उनके बचपन खेलने कूदने के टाइम में वो उनके फादर रिहर्सल और परफॉर्मेंस करवाते थे। इससे माइकल जैक्सन कभी कभी अकेलापन महसूस करते थे। 5 क्लब्स और छोटे मोटे जगह में परफॉर्म करने के अलावा वो बड़े बड़े सिंगर और बड़े बड़े बैंड के लिए ओपनिंग परफॉर्मेंस करते थे। ओपनिंग परफॉर्मेंस ये होता है, एक बड़े सिंगर परफॉर्मेंस करने से पहले छोटे मोटे सिंगर्स को भेजा जाता है ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करने के लिए। ऐसे ही 1968 में बॉबी टेलर एंड द वैनकूवर्स एक स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले थे। बॉबी टेलर एंड द वैनकूवर्स के परफॉर्मेंस से पहले जैक्सन 5 एक स्पेशल परफॉर्मेंस करती है उन्हीं के स्टेज में। बॉबी टेलर एंड द वैनकूवर के प्रोड्यूसर थे मोटाउन। जैक्सन 5 के परफॉर्मेंस देखने के बाद मोटाउन जैक्सन 5 को साइन करती है। मोटाउन प्रोडक्शन के अंडर जैक्सन 5 का सॉन्ग रिलीज होता है
और वो सॉन्ग को थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। 1969 में मिस ब्लैक अमेरिकन ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। कॉन्टेस्ट में जैक्सन 5 परफॉर्म करती है और ये कॉन्टेस्ट टीवी में टेलीकास्ट होता है। ये जैक्सन 5 का पहला टीवी अपीयरेंस था। जैक्सन 5 को टीवी में अपीयरेंस होने के बाद पहले से ज्यादा फ्रेम मिलता है और उन 5 भाइयों में से ज्यादा माइकल जैक्सन को अटेंशन मिलता है। 1969 में जैक्सन 5 के पहला सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक ज्यादा पॉपुलर होता है। बिलबोर्ड हॉट 100 में ये सॉन्ग जगह बनाती है। इसके बाद ABC, हुज लविंग यू, ये सब गाने एक के बाद एक हिट हो रहे थे। माइकल जैक्सन और उनके फैमिली कैलिफोर्निया में एक बड़े घर में शिफ्ट होती है। माइकल जैक्सन जैक्सन 5 से अलग होकर अपना पहला सोलो एल्बम 14 साल की उम्र में रिलीज करते हैं। इस एल्बम का नाम था बेन। 1972 से लेकर 1975 तक माइकल जैक्सन ऐसे 4 सोलो सिंगल एल्बम रिलीज करते हैं मोटाउन प्रोडक्शन के अंडर। गॉटन बी देयर, बेन, म्यूजिक इन मी और फॉर एवर माइकल। 1976 में जैक्सन 5 और मोटाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। मोटाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जैक्सन 5 एपिक रिकॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और अपने बैंड का नाम जैक्सन 5 से द जैक्सन्स रखती है। 1977 में माइकल जैक्सन फिल्मों में डेब्यू करते हैं। उसके लिए वो न्यूयॉर्क जाते हैं। फिल्म का नाम था द विश, जो सिडनी लूमेंट ने डायरेक्ट किया था और डायना रोस लीड रोल में थी। माइकल जैक्सन ब्लैक क्राउन का रोल निभाते हैं इस फिल्म में। फिल्म बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। माइकल जैक्सन के फिल्मी करियर का सपना लगभग खत्म हो जाता है। 1979 में माइकल जैक्सन का 5th सोलो एल्बम ऑफ द वॉल रिलीज होता है और इस एल्बम को भी पॉजिटिव रिव्यू मिलता है। ये एल्बम 1 मिलियन कॉपीज बिकता है। ऑफ द वॉल रिलीज होने के बाद एक डांस प्रोग्राम के दौरान माइकल जैक्सन गिर जाते हैं और उनका नाक टूट जाता है और माइकल जैक्सन पहली बार प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। 1980 में माइकल जैक्सन 3 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतते हैं। 1982 में माइकल जैक्सन के करियर के सबसे बड़े हिट होने वाले एल्बम रिलीज होते हैं। उस एल्बम का नाम था थ्रिलर। थ्रिलर एल्बम के सारे गाने हिट होते हैं। थ्रिलर एल्बम के बीट इट, बेली इन अ जीन, द गर्ल इज माइन गाने आज तक फेमस है। थ्रिलर एल्बम बहुत ही तेजी से बिकने लगता है। थ्रिलर एल्बम 70 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड में बिकता है। थ्रिलर एल्बम 8 ग्रैमी अवार्ड जीता है। 1983 में माइकल जैक्सन और उनके 5 भाई मिलकर पेप्सिको से $5 मिलियन का एडवर्टाइजिंग डील करते हैं। आज के डेट में ये अप्रोक्सीमेटली $14 मिलियन होता है। फोर में माइकल जैक्सन और उनके 5 भाई मिलकर पेप्सिको के एड में एक्ट करते हैं। ऐसे ही एक बार पेप्सी के लिए एड शूट करते वक्त एक्सीडेंटली माइकल जैक्सन के बाल में आग पकड़ लेता है और उनका बाल बुरी तरह से जल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद पेप्सी को $1.5 मिलियन का कॉम्पनसेशन देता है। ये $1.5 मिलियन माइकल जैक्सन उस हॉस्पिटल को डोनेट करते हैं जहां पर वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। 1983 में माइकल जैक्सन उनके 5 भाइयों के साथ मिलकर एक टीवी शो में पार्टिसिपेट करते हैं। इस टीवी शो में जैक्सन 5 के पुराने गाने पे परफॉर्म करते हैं। ये टीवी शो NBC चैनल में टेलीकास्ट हुआ था। इस टीवी शो का नाम था मोटाउन 25 यस्टरडे टुडे टुमारो। जैक्सन 5 के परफॉर्मेंस के बाद माइकल जैक्सन एक सोलो परफॉर्मेंस करते हैं। उस सोलो परफॉर्मेंस में वो कई सारे ऐसे स्टेप करते हैं जो देखने वाले हैरान हो जाते हैं और पहली बार माइकल जैक्सन के सिग्नेचर स्टेप मून वॉक को वो पहली बार उस शो के दौरान परफॉर्म करते हैं। मून वॉक पहले भी कई सारे डांसरों ने परफॉर्म किया था, लेकिन माइकल जैक्सन के मून वॉक उन सबसे अलग और उन सबसे परफेक्ट था। इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जाना गया। डांस में माइकल जैक्सन को बीट करने वाला कोई भी नहीं है। माइकल जैक्सन हमेशा चैरिटी और डोनेशन देते थे। माइकल जैक्सन अपने गानों के लिरिक्स के द्वारा देश या दुनिया में हो रहे गलत चीज़ों को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करते थे। उनके सिंगल एल्बम मैन इन द मिरर के सारे प्रॉफिट वो चैरिटी में डोनेट करते हैं। 1987 में बैड एल्बम रिलीज होता है। बैड एल्बम के डेटी डायना और मैन इन द मिरर, स्मूथ क्रिमिनल जैसे गाने आज भी पॉपुलर है। 1991 में डेंजरस एल्बम रिलीज होता है। उस एल्बम में ब्लैक और वाइट, डेंजरस जैसे गाने जो आज भी पॉपुलर है और ये एल्बम भी हिट होता है। माइकल जैक्सन डेंजरस एल्बम को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड टूर करते हैं। इस वक्त माइकल जैक्सन का चेहरे का कलर थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। माइकल जैक्सन पहले डार्क ब्राउन कलर थे और सडनली व्हाइट कलर बन जाते हैं। सब लोग माइकल जैक्सन को क्रिटिसाइज करते हैं कि माइकल जैक्सन ब्लैक पीपल
ब्लैक अमेरिकन और ब्लैक लाइफ के खिलाफ हैं। उनको ब्लैक होने पर अपने आप को शर्मिंदा लगता है, इस वजह से प्लास्टिक सर्जरी करके अपने आप को व्हाइट बना दिया है, ऐसा बोलकर माइकल जैक्सन को क्रिटिसाइज करते हैं। माइकल जैक्सन एक टीवी इंटरव्यू में ये बताते हैं कि माइकल जैक्सन को विटिलिगो नाम का एक स्किन डिसऑर्डर हो जाता है। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जो स्किन के कलर कुछ कुछ जगह में चेंज हो जाता है। इस बीमारी में स्किन कलर कुछ कुछ जगह में व्हाइट बन जाता है। Story about you wanting to have a little white boy play you. That's the most ridiculous, horrifying story I've ever heard. It's crazy. I mean, why? Number one, it's my face as a child in the commercial. Me when I was little. Why would I want a white child to play me? I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity. That's like you wanting an Oriental person to play you as a child. Does that make sense? No. So please, people, stop believing these. Okay. चेंज हो रहे स्किन कलर को मैच करने के लिए वो कई सारे क्रीम्स यूज करते हैं। स्किन कलर को इवनली एक ही कलर में मेंटेन करने के लिए वो एक प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। इस वक्त माइकल जैक्सन अपने करियर के पीक में थे, लेकिन 1993 में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे माइकल जैक्सन टॉप से धीरे धीरे बॉटम की ओर जाने लगते हैं, वो भी एक 13 साल के बच्चे के वजह से। अगस्त 1993 में 13 साल के जॉर्डन चैंडलर और उनके पिता इवन चैंडलर माइकल जैक्सन के खिलाफ एक केस फाइल करते हैं। जॉर्डन चैंडलर का ये कहना था कि माइकल जैक्सन उन्हें सेक्सुअली मोलेस्ट किए हैं। माइकल जैक्सन ने ये बोला कि ये सब झूठ है और इवन चैंडलर पैसे के लालच में आकर ऐसी झूठी केस में माइकल जैक्सन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान माइकल जैक्सन के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन मीडिया पूरी तरह से माइकल जैक्सन को बदनाम करती है। माइकल जैक्सन $23 मिलियन जॉर्डन चैंडलर के पेरेंट्स को देकर केस को वापस लेने के लिए सेटलमेंट करते हैं, लेकिन ये बात मीडिया में फैल जाती है। फिर से मीडिया माइकल जैक्सन को क्रिटिसाइज करती है। अगर माइकल जैक्सन गिल्टी नहीं है तो क्यों $23 मिलियन देकर केस को वापस लेने की डिमांड कर रहे हैं? तो माइकल जैक्सन इन सभी चीज़ों से बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। 1994 में एल्विस प्रेस्ली की डॉटर लीजा मारे प्रेस्ली से माइकल जैक्सन शादी करते हैं। लीजा मारे प्रेस्ली एक अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर है। 1995 में माइकल जैक्सन के हिस्ट्री एल्बम रिलीज होता है और ये एल्बम भी बेस्ट सेलिंग एल्बम बन जाता है। और 1996 में हिस्ट्री एल्बम को प्रमोट करने के लिए वो मुंबई आते हैं। 1996 में मुंबई कॉन्सर्ट में हुए कलेक्शन को वो पूरी तरह से इंडिया को डोनेट कर देते हैं। लीजा मारे प्रेस्ली और माइकल जैक्सन की शादी बस 2 साल तक ही चलती है। 1996 में उनकी डिवोर्स हो जाती है। 1996 में माइकल जैक्सन अपने नर्स डेब्री रो से मैरिज करते हैं। डेब्री रो ने माइकल जैक्सन को ट्रीटमेंट किया था स्किन डिसऑर्डर के लिए। माइकल जैक्सन और डेब्री रो के 2 बच्चे होते हैं और साल 2000 में डेब्री रो और माइकल जैक्सन का डाइवोर्स हो जाता है। 2002 में सोनी म्यूजिक और माइकल जैक्सन के बीच कुछ झगड़ा हो जाता है और माइकल जैक्सन पब्लिकली सोनी म्यूजिक के चेयरमैन टॉमी मोटोला को रेसिस्ट और डेविलिश बोलते हैं। Tommy Mottola. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. सोनी म्यूजिक माइकल जैक्सन के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने से इनकार कर देती है और साल 2002 में फिर से माइकल जैक्सन के ऊपर चाइल्ड अब्यूज एलिगेशन लगता है। माइकल जैक्सन के लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रहा था। एक टीवी चैनल एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी माइकल जैक्सन के ऊपर। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था लिविंग विद माइकल जैक्सन। उस डॉक्यूमेंट्री के शूटिंग के दौरान माइकल जैक्सन एक 12 साल के बच्चे को अपने साथ सोने के लिए बुलाते हैं और माइकल जैक्सन ये कहते हैं कि उनको अपना बेड या अपना बेडरूम किसी माइनर या किसी के साथ शेयर करने में कोई बुराई नहीं लगती है। कुछ लोग और कुछ मीडिया इस चीज को गलत तरीके से दिखाते हैं और माइकल जैक्सन को फिर से बदनाम करते हैं। 18 दिसंबर 2003 में सांता बारबरा पुलिस स्टेशन माइकल जैक्सन को 7 बच्चों के साथ चाइल्ड मोलेस्टेशन और 2 बच्चों के साथ नशा करने के केस में अरेस्ट करती है। 2005 तक ये केस चलता है और 2005 में माइकल जैक्सन निर्दोष साबित होते हैं। माइकल जैक्सन इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो धीरे धीरे बैंक करप्ट भी हो जाते हैं। माइकल जैक्सन अपने सर्जरी और अपने ट्रीटमेंट के लिए कई सारे डॉलर्स में खर्च कर रहे थे और उनके ऊपर लगे केस के लिए कई सारे डॉलर्स खर्च हो रहा था। सोनी म्यूजिक उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर चुकी थी और माइकल जैक्सन के केस और कंट्रोवर्सी इतने थे कि कोई भी उनके साथ काम करना नहीं चाहता था और माइकल
माइकल जैक्सन बहुत ही बुरी तरीके से डेब्ट ट्रैप में फंस चुके थे। इन सभी चीजों से माइकल जैक्सन के फाइनेंशियल स्टेटस और उनका हेल्थ खराब होने लगता है। मार्च 2009 में माइकल जैक्सन कमबैक करने का अनाउंसमेंट करते हैं। माइकल जैक्सन एक कमबैक सीरीज टूर करने का फैसला करते हैं। ये वर्ल्ड टूर जुलाई 13, 2009 से लेकर मार्च 2010 तक होने वाला था। इस टूर का नाम था दिस इज इट। 1997 से अपने हिस्ट्री एल्बम के बाद माइकल जैक्सन ने टूर नहीं किया था। माइकल जैक्सन 12 साल के बाद ये टूर करने वाले थे और ये टूर लंदन से शुरू होने वाला था। लंदन कॉन्सर्ट के लिए टिकट बुकिंग ओपन होने के बाद 2 घंटे के अंदर 1 मिलियन टिकट बिक जाता है। माइकल जैक्सन का ये लास्ट कॉन्सर्ट होने वाला था क्योंकि माइकल जैक्सन इस कॉन्सर्ट के बाद अपना कर्जा सेटल करने वाले थे और रिटायरमेंट लेने वाले थे। माइकल जैक्सन के ऊपर करीब 500 मिलियन यूएस डॉलर का कर्जा था। माइकल जैक्सन इस वर्ल्ड टूर के लिए जबरदस्त प्रैक्टिस और रिहर्सल करते रहते थे। माइकल जैक्सन के लास्ट कॉन्सर्ट दिस इज इट के लिए वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते थे, लेकिन कॉन्सर्ट शुरू होने के कुछ दिन पहले जुलाई 25, 2009 को कार्डिक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कार्डिक अरेस्ट का वजह था प्रोपोफोल और बेंजोडाइजाइफेन ओवरडोज। प्रोपोफोल और बेंजोडाइजाइफेन नींद और डिप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। माइकल जैक्सन उन 2 मेडिसिन को ज्यादा क्वांटिटी में यूज करने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। माइकल जैक्सन के पर्सनल डॉक्टर को बाद में अरेस्ट भी किया जाता है। माइकल जैक्सन लॉस एंजल्स में रिहर्सल करते वक्त ये हादसा होता है उनके साथ। 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन दुनिया और अपने फैंस को अलविदा कहते हैं। तो ये था किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन की स्टोरी। मैं माइकल जैक्सन के डेथ के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशनल वाइब्स टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।